मेरा कहने का मतलब है कि तुम लोगों को कोई लेक्चर नहीं लेना जाके प्रोफेसर में, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है तो भी चलेगा, बट लेकिन जितने भी वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ, उसकी जिंदगी में इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं कि अगर वो मास्टर बनने की कोशिश करेगा तो वो जिंदगी में कभी भी कहीं मास्टर नहीं बन पाएगा। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारे मतलब की जो चीज है सिर्फ हमें उसे कंसीडर करना है और बाकी हर एक चीज को हमें इग्नोर मारना है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लास्ट पे जहां पे हम लोग ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। वाइल्ड कैरेक्टर्स में थोड़ा सा रिकैप करूंगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं बहुत तेजी में ट्रेन की तरीके भगूंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इन बिटवीन तो वो मुझसे पूछ सकता है। डेफिनेटली ये एक फोरम है जहाँ पे आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, जो हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं वो हम लोग अभी w3school.com ले रहे हैं। w3school.com सफिशिएंट है बेसिक फंडामेंटल एसक्यूएल्स के लिए। डेफिनेटली स्टोर प्रोसीजर ट्रिगर्स इस बात को ये कंसीडर नहीं करता है, बट एज ए डेवलपर तुमको जितना जरूरी है वो सब कुछ 90% चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, राइट। सेकेंड सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कोशिश करेंगे ये पूरा जितनी भी w3school.com जितना बचा हुआ है उसको हम लोग फिनिश कर लें। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन जब भी हम लोग करेंगे तो कम से कम मैं 10-15 क्वेरीज लेके आऊंगा जो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, ठीक है। और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, अगर कोई ऑनलाइन फोरम होता है तो वहां पे एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो मैं अपने लोकल सेटअप के साथ आऊंगा और वहां पे हम लोग एग्जीक्यूट करके उसको स्कीमा के साथ देखेंगे नेक्स्ट सैटरडे संडे में। तो यानी आज का हम लोगों का टारगेट है कि हम लोगों को w3school.com फिनिश कर लेनी है, राइट। स्क्रीन दिख रही है ना सबको, जिसको कोई कंफर्म करेगा जी मुझे। जी भैया, हाँ दिख रही भैया है। दिख रही है। ठीक है ठीक है। सेकंड हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे कि हमारा क्या हो मतलब कि नेक्स्ट जो भी हमारा होगा सैटरडे उसमें हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लेंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट। एंड इसके अलावा भी मैं एक छोटा सा यही टोटो को ओनरशिप देना चाहता हूँ कि अगर टोटो तुम्हारे पास समय है तो हम लोग क्या काम करेंगे, 2 इंटरव्यू क्वेश्चन डेली कवर करेंगे, 2 या 1 डेली इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स कि भाई छोटे छोटे क्वेश्चंस एंड थ्रू आउट द कोर जावा। उसका मतलब इंटेंशन ही होगा कि कोर जावा को कवर करना कि हम लोग इंटरव्यू के लिए रेडी हो पाए, प्रिपेयर हो पाए, राइट। चलो ठीक है भाइयों, ठीक है। तो जिसने पढ़ा है एसक्यूएल ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है ठीक है। हम लोगों को सर्च की बहुत जरूरत पड़ती है। हम लोग एक लाइक इस्तेमाल करते हैं और लाइक के बाद ऐसे सिंगल कोट्स कर दिया जाता है और यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स सर्च करते थे, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डेटाबेसेस डिफरेंट वाइल्ड करेक्टर्स होते हैं, यानी जब भी अगर हम किसी पैटर्न को सर्च बोलते हैं तो उसमें वाइल्ड करेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, राइट। तो वाइल्ड करेक्टर एक चीज, फॉर एग्जांपल 2 हमने वाइल्ड करेक्टर, 2 क्या हम लोग ने सारे ही पढ़े थे, इसका मतलब होता है कितने भी करेक्टर उसकी जगह, राइट। और डैश का मतलब होता है एक सिंगल करेक्टर का होता है, करेक्ट, ठीक है। ये दोनों मोस्ट कॉमन है और जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तीसरा हम लोगों का क्या होता है, ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट में लेट से ए बी सी लिखा है या ब्रैकेट में एक्स वाई जी लिखा है तो इनमें से एक करेक्टर प्रेजेंट होने की उम्मीद को कहा जाता है। यानी अगर आपके सामने ये दोनों ब्रैकेट भाई आ चुके हैं, ये दोनों ब्रैकेट आ चुके हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इनमें से एनी वन ऑफ देम वन करेक्टर, ठीक है। और अगर इसमें से थोड़ा सा एक साइन आके ऐसा लग गया, बिंदी ऐसा, ठीक है, तो यानी उसका मतलब है इनको छोड़ करके कोई भी करेक्टर। ऐसे अगर इसने ऐसा लगा दिया है तो इसको मतलब होता है इनको छोड़कर कोई भी, यानी ये इसको इसको बोलते हैं निगेशन का सिंबल। कौन सा सिंबल बोलते हैं, निगेशन, यानी नकारात्मक भावना, ठीक है। अच्छा भाई, और एक डैश होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने ब्रैकेट में लगा दिया A to Z, तो यानी अगर इसमें क्या हो गया
कि सारे कैरेक्टर लिखना अनिवार्य नहीं होता। इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, ये इसमें रेंज दे देता है, इसका मतलब होता है रेंज। करेक्ट। ये हालांकि हम लोग लास्ट उसमें पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा तुम लोग को रिव्यू करवा देता हूं। तो जैसे इसमें मिला है कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज ए, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका इसमें बोल रहा है कि ए से पहले कितने भी कैरेक्टर आ जाएं, तो इसका सीधा सा मतलब अगर कोई तुमसे पूछता है कि हमें जो भी कस्टमर ए से एंड हो रहे हैं, यानी ए से खत्म हो रहे हैं, यदि हमें उनके डिटेल चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम लोग इस वाली क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर कस्टमर नेम लाइक परसेंटेज ए, ठीक है। अच्छा, कोई कहता है कि किसी में ओ आर बीच में कंटेन करना चाहिए, तो सिंपल हम लोग इस तरीके से परसेंटेज पहले लगा दो, परसेंटेज पहले लगा दो। कोई रिक्वायरमेंट आती है हम लोगों के पास, कहता है कि सेकंड कैरेक्टर जो है वो तुम्हारा आर होना चाहिए, तो यानी पहला हमने कह दिया कि कुछ भी हो जाए, एक कैरेक्टर कुछ भी हो जाए, सेकंड हमने कह दिया आर लिख दिया, और उसके बाद हमने इसमें परसेंटेज लगा दिया, राइट। और हमने कह दिया कि अगर कोई फाइंड एनी वैल्यू विच स्टार्ट विद ए एंड आर 3 कैरेक्टर इन द लेंथ, तो इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग के पास ये डेटाबेस है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं खवाएंगे। ब्रैकेट वाला हम लोग तुम लोग को एग्जांपल जरूर दिखाना चाहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टार्टिंग जो करेक्टर होगा वो क्या होगा, BSP होगा। BSP में से कोई एक होगा जिसकी सिटी स्टार्ट होगी। तो सिटी देखो बर्लिन है, एंटवर्क है, बर्न है, और ये दुनिया भर के एस जो भी स्टार्ट है, पी से कोई भी नहीं है, करेक्ट। तो यानी BSP से कोई भी करेक्टर होगा तो वो यहाँ पर दिख जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, राइट। ठीक है भाइयों, तो ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से या इन ऑप्शंस में कुछ हो, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग के पास A से C का भी ऑप्शन है, कि अगर बोलता है कि A, B या C में से कुछ हो, तो इसमें हम लोग ये रेंज को डिफाइन करता है। ये किस चीज को डिफाइन करता है, और रेंज को डिफाइन करता है इधर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी लाइक A-C एंड परसेंटेज, ठीक है। तो ये उसको डिफाइन करता है। यहाँ पे देख सकते हो सभी लोग, जो सिटी है या तो A से स्टार्ट हो रही होगी, या तो B से स्टार्ट हो रही होगी, या तो C से स्टार्ट हो रही होगी, राइट। इस लोग को तुम लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। अब जैसे इसमें मैंने बोला था ये निगेशन वाला है, सॉरी इसमें हम लोग ने शायद कुछ और सिंबल यूज करता, ये निगेशन सिंबल है। इसमें BSP को छोड़ करके जितने भी स्टार्टिंग कैरेक्टर होंगे उनको कंसीडर करेगा, यानी B से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, S से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, और P से नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा होगा, राइट। ठीक है, और इसमें चले जाते हैं और दैट्स इट। इसमें इसका हम लोग सवाल कोई बताएगा भाई, सेलेक्ट रिकॉर्ड ऑल वेयर सिटी इज स्टार्ट्स विद A, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं A भर देंगे, करेक्ट, गलत हो गया, सेकेंड लेटर, सॉरी सेकेंड लेटर बोल रहा है, तो इससे पहले हम लोग एक क्या लगाएंगे, अंडरस्कोर और A, इस तरीके से लगाएंगे तो हो जाएगा। दूसरा ये सवाल पूछ रहा है, ये कोई कौन बताएगा, कोई है भाई, टोटो? अरे हो तुम लोग की नहीं हो यार मीटिंग में। हेलो। हाँ भैया है। अरे तो बताओ भाई। हेलो, कोई है? एक मिनट भैया बता, कुछ तो सवाल का जवाब बताओ कि कुछ क्या समझ में आया। सेलेक्ट रिकॉर्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिटी इज, नेविगेशन वाला भी आपने बताया है, उसका यूज होगा। हाँ तो नेविगेशन वाला भी आपने लास्ट में बताया था, और ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट वाला, हाँ तो ये A और ब्रैकेट वाला भैया, हाँ A और, हाँ, तो इसमें क्या होगा,
A C S और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्सरसाइज करो। इसमें बोल रहा है सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिटी स्टार्ट विथ एनीथिंग फ्रॉम A to F। तो इसमें बस रेंज लग जाएगी A to F। और रेंज कैसे लगती है? रेंज लगती है डैश साइन से। करेक्ट, ठीक है। एक और बोल रहा है इसमें निगेशन आ जाएगा। निगेशन का साइन हम लोग को पता है, स्टार किया, ये निगेटिव सिंबल बनाया और A C और F लिख दिया और दैट्स इट। पास हो गए भाई। अरे फिर आ गया कौन सा इसका सवाल है भाई? यूज इन ऑपरेटर। अरे इन तो पहले पढ़े हम लोग ना, इन ये सीधे सवाल पे ही आ गया है क्या? ठीक है, ओके। इन भी हम लोग शायद लास्ट टाइम कवर कर चुके थे, बट इन क्या होता है कि अगर हमें किसी और क्वेरी से कोई डेटा लाना होता है और उसमें हमें चेक करना होता है कि भाई रिजल्ट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम चाहते हैं कि एक हमारे पास टेबल है, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किस किस कस्टमर ने और आज ऑर्डर खाना खाया है। या तो यानी अगर ये कस्टमर की टेबल है और ये इन्वेंट्री कंटेन करती है सिर्फ आज के रिकॉर्ड की, तो अगर हम किसी तरीके से आज के कस्टमर का डेटा ले आए, यानी कस्टमर आईडी ले आए जिन्होंने आज खाना खाया था, और उसके बाहर हम लोग इन लगा दें, यानी और सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर कर लें, सेलेक्ट फ्रॉम ये वाली टेबल जो हम लोग ने बनाई है कस्टमर, ठीक है। तो हमें इससे रिजल्ट मिल जाएगा। तो यानी हमने एक डेटा इस टेबल से निकाल के लाए और उसको हमने अंदर इन कर दिया जिसका जो रेलेवेंस रिकॉर्ड है, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल। कुल मिला के हम लोग को अगर किसी देखो वेयर क्लॉज में तो हम लोग एक ही चेक कर सकते हैं ना कि वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू दिस और दैट, यानी ज्यादा हम लोग, या फिर अगर हमें और भी इस्तेमाल करना है तो बहुत सारे, मान लो अगर हमें 10 आईडी के अगेंस्ट चेक करना है तो या तो 10 बार और लगाओ। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना भाई। हेलो, हाँ अभी पूछ रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। करेक्ट। तो अभी उसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं भाई। भैया बिटवीन का भी तो यूज कर सकते हैं ना। बिटवीन, अच्छा बिटवीन में क्या होता है कि तुम्हारे पास रेंज होती है भाई। बिटवीन में क्या होता है कि मान लो अगर वो बोले कि कहाँ से कहाँ तक, 10 से 20 तक, ऐसे नहीं कर सकते हो 9 101, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें सिर्फ या तो ये हाँ ऐसे तो चाहिए नहीं कर या तो सकते, ये मतलब चाहिए, अगर वो रेंज को डिफाइन करता है। अगर लाइन से कस्टमर की आईडी दी तो वहाँ पे बिटवीन का यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते। अगर मान अगर लीजिए हमको 1 से 10 के बीच में निकालना है तो वहाँ पे कर नहीं सकते। नहीं कर सकते, हम बता रहे क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है। तुम्हारे पास कस्टमर की आईडी है 1 2 3 4 5 6 7। खाना आज के टेबल में केवल इन्होंने ऑर्डर किया है, इन्होंने ऑर्डर किया है और इन्होंने ऑर्डर किया है, ठीक है। और ये तुम ले आए इनके अंदर 2 4 7। अगर तुम बिटवीन क्लॉज का इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमम तुम 2 से बोलोगे 7 तक के रिकॉर्ड ले आओ, जो कि गलत है। ये इसने खाना नहीं खाया, इसने खाना नहीं खाया, इसने खाना नहीं खाया, तो इसलिए तुम बिटवीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी समझ में आया? बिटवीन एक रेंज को डिफाइन करता है कि रेंज मतलब वो बोलता है कि इसके बीच में कुछ भी हो उसको ले आओ जाके। करेक्ट। तो इसलिए बिटवीन का इस्तेमाल तुम नहीं कर पाओगे। तो इन, है ना, तो इसलिए अगर हम लोग इन क्लॉज पे वापस जाएं तो इन ऑपरेटर इज अलाउड टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन ए वेयर क्लॉज, ठीक है।
अगर तुम्हें इस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम्स और फ्रॉम टेबल नेम, वेयर टेबल और इन, और जितनी भी वैल्यू उसके अंदर चाहिए होती है उसके अंदर डाल सकते हो, या कोई तुम अपनी सब क्वेरी को भी लिख सकते हो। अगर कोई तुम्हारी सब क्वेरी है जिसके बेसिस पे तुम रिजल्ट लिखना चाहते हो या कोई रिजल्ट रिट्रीव करना चाहते हो, और उन सभी को भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम इसमें लोग जो देखेंगे। वैल्यूज डालोगे वो रेंडमली होगी ना? सॉरी, तो वैल्यूज इसमें डालेंगे वो रेंडमली होगी हाँ या? रेंडमली होगी, मींस तुम, ये सिंपली वेयर क्लॉज ही है। इसको या तो तुम बार बार कंट्री करो, वेयर वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, और वेयर कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूके, और तुम एक काम कर सकते हो, सिंपली इसको कंट्री और इन में लिख दो, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट वे है ना क्वेरी लिखने का, है ना। हेलो, हाँ जी भैया, समझ गया। है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो तुम्हें इसका एक, और मान लो अगर तुम्हें डायनेमिक डेटा लाना है, ये बोल रहा है कि जितनी भी सप्लायर कंट्री हो सिर्फ वहां के कस्टमर को लेके आओ, तो तुमने क्या किया, सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम सप्लायर, तो सप्लायर से पहले ये कंट्री लेके आएगा, और फिर क्या करेगा, सारे वो कस्टमर कहेगा कि भाई सेलेक्ट कर लो जो कि सप्लायर कंट्री को बिलोंग करते हो, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब ये वही है। नेस्टेड क्वेरी होगी। हाँ नेस्टेड क्वेरी होगी तो। हाँ, मतलब ये नेस्ट सब क्वेरीज हैं, इसको बोलते हैं सब क्वेरीज करके बोलते हैं, या नेस्टेड क्वेरी करके बोलते हैं, और ये बहुत कॉमनली यूज होती भी है। ठीक है, तो ये अभी और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे से, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। बिटवीन का देखो, जो बिटवीन की तुम बात कर रहे थे वो रेंज की वैल्यू आता है। बिटवीन ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है कि बिटवीन ऑपरेटर वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज, है ना। वैल्यू कैन बी नंबर, टेक्स्ट और डेट्स। ठीक है, या तो ये नंबर हो सकता है, या तो ये टेक्स्ट हो सकता है, या ये डेट्स भी हो सकती हैं। तो जैसे इसका सिंटेक्स अपना सिंपल है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड 2, इसके बीच की वैल्यू जितनी भी होंगी तो ले आएगा जाके। फॉर एग्जांपल इसमें अगर बोला है कि अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज बिटवीन 10 to 20, तो ये सब हम लोग शायद लास्ट सेशन में कर चुके हैं, बट जस्ट एक क्विक रिकैप है। मेजरली हम लोग ज्वाइंस से या ज्वाइंस से पढ़ेंगे। एलियास क्या होता है कि जैसे तुम लोगों के घर का नाम होता है, ठीक है, उसी को एलियास कह लें। फॉर एग्जांपल मेरा नाम कॉलेज का वेंकटेश्वर है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स था, तो कोलिग्स ने वेंकी कर दिया, और घर में दोस्तों में साहिल जानते हैं, या तो इसी तरीके से सबके जो दूसरे नाम होते हैं, अगर तुम्हें दूसरे नाम लिखने हैं तो उसको हम लोग एलियास कहते हैं। एलियास आर यूज्ड टू गिव ए टेबल, कॉलम और ए टेम्परेरी नेम। अगर तुम्हें कोई टेम्परेरी नेम देना है उसके लिए हम लोग एलियास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम, और उसको कैसे किया जाता है, इसके लिए कीवर्ड जो होता है तुम्हारा इस्तेमाल होता है एज। जैसे इसको देख लो, एज हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ओके, तो ये कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कस्टमर आईडी को हमें कस्टमर, अगर इसको हम लोग चला के भी दिखा दें, कस्टमर आईडी एज आईडी हो गया है, कस्टमर नेम एज कस्टमर हो गया है, तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट में आएगा, वो जो कॉलम का नाम आएगा वो आईडी आएगा, और जो डेटा आएगा वो कस्टमर के नाम के साथ आएगा, बराबर। ठीक है, सेकेंड एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर हम ये लोग, जो नेम चेंज होता है भैया, ये परमानेंट के लिए चेंज होता है या नहीं नहीं कुछ नहीं के नहीं लिए? नहीं, ये क्या टेम्परेरी होता है भाई। अच्छा, ये इसमें बोला गया साफ साफ, ये कोई परमानेंट, ये कोई कॉलम में या डेटा स्ट्रक्चर में बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये खाली तुम्हारे देखने में आसानी लगे इस वजह से उसको देख होता है। ठीक है। ठीक है, मान लो कोई बड़ा, फॉर एग्जांपल बड़ा नाम है, तुम नहीं चाहते हो कि हाँ, बड़ा नाम दिखे, उसकी जगह इस्तेमाल होता है, टेबल का नाम जो जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर नेम आया है, तो अगर ये एड्रेस, पोस्टल कोड और सिटी और कंट्री को जोड़ के तुम एक एड्रेस लिखना चाहते हो, तो इसमें देखो इसने क्या किया, सारे कॉलम को उठा के इसने फिर कॉन्केटेनेट कर लिया और एक एड्रेस बना दिया।
तो यानी जो छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं, ये जो एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी है, ये सब अलग अलग कॉलम थे। इसने क्या किया, सबको स्ट्रिंग उठा लो, कॉमा से लगा के ऐड करके लिखा दो, उसको एड्रेस बना दो। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग डेटाबेस पे लेवल पे ही कर सकते हैं। अगर हम लोग की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें एड्रेस लेके आना है, तो जावा पे जाके तुम्हें मर्ज करने से बेटर है कि डेटाबेस पे ही ऐसा क्वेरी लिख दो, है ना, ताकि तुम्हारे पास जो रिजल्ट आए वो एज इज आए, जो तुम्हें जरूरत पड़ेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से ही इसको इस्तेमाल करते हैं। माई सीक्वल में थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स कभी कभी चेंज हो जाता है, जैसे कॉन्केटिनेट का जो सिंटेक्स है माई सीक्वल में इस तरीके से किया जाता है, ठीक है, कॉन्केटिनेट का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ओरेकल में अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग ये डबल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है, मेजरली चीजें कहीं पे भी हो सकती हैं, वो बड़ी बात नहीं है। मतलब कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत सिंटेक्स डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करता है, ओरेकल में थोड़ा सा अलग होगा, माईसीक्वल में थोड़ा अलग होगा, या पोस्टग्रेस में थोड़ा सा अलग होगा। तो इससे हम लोगों को घबराने का नहीं है। मेजरली हमारा यही है कि हमें कंसेप्ट, फंडामेंटल चीजें क्लियर होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए। जैसे अभी देखो, इसने टेबल का नाम क्या रख लिया है, सी रख लिया कस्टमर। अब देखो, मान लो तुम्हारे 100 टेबल की क्वेरी है, तुम पूरा पूरा नाम लिखोगे तो तुम्हारी ये क्वेरी बहुत बड़ी हो जाएगी ना, अननेसेसरी बड़ी हो जाएगी। तो इसने क्या, कस्टमर को सी लिख दिया, ऑर्डर को ओ लिख दिया। इसने कहा ऑर्डर ओ का ऑर्डर आईडी दे दो, ओ का ऑर्डर डेट दे दो, सी का कस्टमर नेम दे दो। अब सोच लो कि कस्टमर नेम पूरा पूरा लिख रहा होता तो कितना बड़ा हो जाता ना। तो इस सब चीजों को आसान करने के लिए इन लोग एलियासिस का इस्तेमाल किया जाता है। एलियासिस कुछ भी नहीं है, बस एक नाम नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस डिफरेंट पड़ाव पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंस। ज्वाइंस का मतलब समझते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ज्वाइंस का सीधे से मतलब है कि मेल मिलाप, या अगर हमारे पास टेबल T1 है, टेबल T2 है, या जब भी किसी, और सपोज दैट इन दोनों की शादी हो गई, और शादी होने के बाद किस तरीके का रिजल्ट बनेगा, ये ज्वाइनिंग कहलाती है। ठीक है। जो जिस पे ज्यादा प्रभावी होगा उस पे उसका ज्यादा प्रभुत्व होगा। मान लो लड़का ज्यादा प्रभुत्व वाला है तो लड़के का ज्यादा प्रभुत्व होगा, और लड़की वाला ज्यादा प्रभुत्व का है तो उसका ज्यादा मतलब कि प्रभाव होगा। या अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों का बराबर होगा, या दोनों बहुत ही लिबरल हैं तो दोनों का इक्वली होगा, या वो जो दोनों आपस में एक दूसरे के सास ससुर से बात नहीं करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन वाला हिसाब किताब होगा। तो इसी तो तरीके आप से। बायोलॉजी में आ गए भैया, हाँ, बायोलॉजी में आ गए तो आप। अरे बायोलॉजी में नहीं आए हैं, हम तुमको बता रहे हैं। अभी देखो, एक इमेज हम तुम लोग को पोस्ट करते हैं। ओके। तो एक सेकेंड, एक ही इमेज आई है ये तो। ओके, मैं सारी इमेजेस डालता हूँ एक एक करके। लेफ्ट ज्वाइन। ओके, पहले इमेजेस डाल देता हूँ, फिर उसका तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। जो एक होती है, इसको बोल दो कि समझ लो कि इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या कहता है कि भैया, हमारी जिस बात पे बात बनेगी, सिर्फ उस वही डेटा हम शो कराएंगे। ठीक है। जब भी हम लोग ज्वाइंस कराते हैं हम लोग कुछ कंडीशंस रखते हैं कि किस कंडीशन पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा कस्टमर टेबल है और ये तुम्हारा ऑर्डर टेबल है। ठीक है। और भाई इन दोनों में कुछ तो कॉमन होगा तभी तो बात बनेगी ना। तो नॉर्मली क्या होता है, इसकी आईडी जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की मतलब हर एक टेबल में एक ही होती है, यानी प्राइमरी, और जो कि यूनिक होती है। यूनिक बदल बोले तो उस पूरी रो में एक, हमेशा एक ही होगी। जैसे तुम्हारा आधार नंबर, आधार नंबर एक प्राइमरी की है इंडिया में। ठीक है। एक ही आधार नंबर किसी भी दो मनुष्यों का सेम नहीं हो सकता।
तो ये आईडी जो है इस टेबल में भी प्रेजेंट होगी। तो इस अगर जिस भी इसको प्रेजेंट होगी इसको कहा जाता है फॉरेन की कहा जाता है, फॉरेन की। ठीक है। और अगर उसने इस तरीके के कहा पे भैया कि C1 डॉट ID इज इक्वल टू O1 डॉट CID, मतलब कस्टमर आईडी, तो इसने कहा कि भैया जितने रिकॉर्ड मैच करेंगे हम सिर्फ वही शो करेंगे, बाकियों को हम कुछ भी शो नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार के ज्वाइन को कहा गया है इनर ज्वाइन। ठीक है। दूसरा ज्वाइन को कहा गया है कि जिसमें भैया लड़की वाला ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो कहता है कि भैया दामाद को मेरे घर आना होगा, जितनी बात मैंने कही है उतनी तो माननी ही माननी होगी और मेरे घर को भी पूरी बात माननी होगी। तो यानी ये कहता है कि तुम लेफ्ट टेबल का जो भी उसमें है का सारा डेटा दिखाओगे हर हालत में, और ये जो इंटरसेक्शन वाला है वो भी दिखाओगे। और जिस बात पे बात नहीं बनेगी तुम अपनी वाली नल वैल्यू दिखा देना, लेकिन हम तो अपना पूरा पूरा डेटा दिखाएंगे। ये अभी हम लोग जब लोग प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। बट अभी के लिए समझ लो कि लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट टेबल का पूरा रिकॉर्ड शो होता है, ना कि इसी तरीके से राइट ज्वाइन में क्या होता है, मान लो लौंडे वाले ज्यादा प्रभावशाली हैं तो उन्होंने कहा भैया हम तो अपनी बिटिया अपने घर लाएंगे, जितने पे बात बन रही है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी पूरी रीति रिवाज निभाएंगे, एक्स्ट्रा जो तुम्हारी थोड़ी बहुत कंडीशन पे मिल गई है वो भी हम निभा लेंगे, और नहीं तो तुम भाड़ में जाओ। ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशंस को कहा गया भैया राइट ज्वाइन, यानी राइट टेबल का पूरा डेटा आएगा, जिसपे कंडीशन मैच कर रही है उससे लेफ्ट टेबल का डेटा ले लिया जाएगा, और जिसपे नहीं मैच कर रही है उस पे पूरी की पूरी राइट टेबल का पूरा डेटा ले लिया जाएगा। ठीक है। तीसरा तुम्हारे पास होता है फुल आउटर ज्वाइन। ये ज्वाइन हर तरीके से मतलब कि सारे डेटाबेस के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, कुछ डाटा सबबेस उसने कहा था भैया तुम्हारी कोई भी कंडीशन कुछ भी हो हम तो पूरा का पूरा डेटा दिखा देंगे, हम बहुत ही लिबरल हैं, तुम्हारे यहाँ की भी रीति रिवाज मानेंगे, अपने यहाँ की भी मानेंगे, और जो इंटरसेक्शन वाली है उसको भी मानेंगे, यानी फुल का फुल रिकॉर्ड हम शो कर देंगे। अब इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। ठीक है। इनर ज्वाइन रिकॉर्ड रिटर्न्स दैट हैव मैचेस इन दी बोथ टेबल। ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या करता है, रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचेस द रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। मतलब सारा का सारा लेफ्ट टेबल से रिकॉर्ड आ जाएगा और राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा आएगा जिसमें कंडीशन मैच करेगी। ठीक है। right outer join और right join return all the record from the right table, सारा का सारा right table से, and match record from the left table से आ जाएगा। right। इसी तरीके से full outer join कहता है all record when there is a match in the left or the join। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या बोला गया है, insert the join part clause make the to order table। ठीक है। क्या है ऑर्डर आईडी, में भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। इंसर्ट द पार्ट इन द ज्वाइन क्लॉज द टू टेबल। ज्वाइन इसको बाद में करते हैं यार, है ना। ठीक है। एसक्यूएल इनर ज्वाइन ये क्या करेगा भैया, इसका जो एग्जांपल देख लो। सिंटेक्स कैसा है कि सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2, एंड किस कंडीशन पे, उसने कहा भैया कॉलम का नाम टेबल 1 का कॉलम नेम और टेबल 2 का नाम। डेटाबेस में एग्जांपल देख लेते हैं। एक ऑर्डर टेबल है जिसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, शिपर आईडी है। ठीक है। दूसरे में क्या है, कस्टमर टेबल में क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है। राइट। एंड आफ्टर दैट क्या है भाई, एसक्यूएल इनर ज्वाइन एग्जांपल। इसमें अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे जाएं और टेस्ट करें इसको,
तो देखो इसमें सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जिसमें हमारी कंडीशन मैच हुई है, कोई भी एक्स्ट्रा फालतू रिकॉर्ड नहीं आएंगे। ऐसे तुम लोग वेरीफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर छोटा रिकॉर्ड होता तो हम लोग को पता भी चलता, लेकिन अगर हम लोग काउंट करें तो डेफिनेटली जो जिस कंडीशन पे मैच हो रहा होगा सिर्फ वही के वही रिकॉर्ड आएंगे, बाकी फालतू रिकॉर्ड नहीं आएंगे। ठीक है। इसमें एक नोट करने वाली बात क्या बता रहा है, इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल द रो from the both table as long as there is the match between the column. If the records in the order table that do not match in the customer, these record will not be shown. ठीक है। और अगर हम लोगों को इसमें सब क्वेरी के तहत भी हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल तुम मल्टीपल और भी करना चाहते हो तो उसका भी इस्तेमाल तुम लोग कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन। ठीक है। तो अगर हम लोग को इसके अंदर देखो इन लोगों ने इनर ज्वाइन इस्तेमाल किया है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या, ऑर्डर्स ऑन कस्टमर, ठीक है, फ्रॉम इसमें क्या करेंगे, क्या आउटपुट होगा इसका, सेलेक्ट इनर ज्वाइन। क्या है, क्या गड़बड़ी है, कोई बता सकता है भाई? इनर ज्वाइन कस्टमर्स लिखिए भैया। कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएगा। हाँ कस्टमर्स है, कस्टमर हाँ बिल्कुल सही। ठीक है भाइयों, इसी तरीके से लेफ्ट ज्वाइन का भी है। लेफ्ट ज्वाइन का भी फंडा सेम है कि भाई अगर इसमें अगर इस तरह हम लोग का होगा तो सारा का सारा डेटा जो आएगा वो हम लोग का लेफ्ट टेबल का आएगा, राइट टेबल का कोई भी डेटा नहीं आएगा। इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली चला के देख लेते हैं। इसको प्रूफ कैसे किया जाए? हाँ देखो, प्रूफ ये है कि देखो इसमें पहले वाले जो क्वेरी हम लोग ने चलाई थी उसमें कोई भी नल रिकॉर्ड नहीं आ रहा था जब हम लोग चेक कर रहे थे, राइट। तो इसमें नल आने का मतलब सीधा सा ये है कि कस्टमर टेबल में तो ये नेम है, लेकिन जो हमारी गिवन कंडीशन है उस पे ऐसा कोई रिकॉर्ड ऑर्डर आईडी पे मेंटेन्ड नहीं है। तो जिस पे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है उसके अगेंस्ट की वैल्यू को नल लिखा जाता है, यानी वो राइट पे नल आ जाती है। करेक्ट। तो इस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं, और रिकॉर्ड भी ज्यादा है इस तरीके से, यानी सारा का सारा डेटा ऑफ द लेफ्ट टेबल and only for on rest all the data of which match। तो exactly जो मैच करता है वो भी हमारे पास डेटा आ चुका है। सेम टू सेम राइट ज्वाइन है, ठीक है। राइट ज्वाइन का भी सिंपल लेफ्ट ज्वाइन से रिवर्स है कि भाई लेफ्ट ज्वाइन का जो भी पोर्शन होता है एंड उसको उसके बाद के पोर्शन को, यानी राइट ज्वाइन का सारा डेटा एंड लेफ्ट ज्वाइन में ओनली दोज डेटा विच मैचेस एग्जैक्टली दोज रिकॉर्ड। सो इसमें देखना इस बार कस्टमर की कुछ वैल्यूज जो होंगी वो तुम्हारी नल आ रही होंगी। एक भी वैल्यू नल नहीं आई गया, कुछ तो नल आ जाओ भाई। सारा डेटा मैच कर रहा होगा ना भैया? हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली। ऑर्डर टेबल में वैसे भी तभी एंट्री जाएगी जब कस्टमर कुछ होगा, है ना। तो वो सारा का सारा डेटा मैच करोगे। बट हाइपोथेटिकली अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें ऐसा रिकॉर्ड जरूर मिलता जिसकी वैल्यू नल होती लेफ्ट साइड पे। तो क्योंकि इसमें राइट साइड का पूरा डेटा मिलता है, राइट। तो इसमें राइट ज्वाइन एम्प्लॉय ऑन ये सब किया गया है। और इस तरीके से भी, और दूसरी भी हम लोग दिखाते हैं। फुल ज्वाइन का देखते हैं। फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड रिटर्न्स ऑल द रिकॉर्ड वेदर इट्स मैचेस लेफ्ट टेबल और राइट मैचेस एंड आर द सेम। मतलब ये फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन तुमसे कोई पूछे कभी इंटरव्यू में
तो वो दोनों ही चीजें सेम होती हैं, उसमें कोई भी खास डिफरेंस नहीं होता है, दे बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। एंड इसको हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करने वाला कोई एग्जांपल नहीं दिया है तो, बट इन्होंने सैंपल दिया है। देखो इसमें कस्टमर नेम की जगह कुछ जगह नल आ रहा है जहाँ पे रिकॉर्ड दिया है, बट अगर इधर डेटा आ रहा है इधर आ रहा है, तो यानी कुल मिला के पूरा का पूरा डेटा उठा लाता है। करेक्ट। तो एंड full outer join returns all the matching record from the weather port table if the customer do not have the match order, if there are have do not match the customer row। वही बात लिखी हुई है, इट्स सेम टू सेम बात लिखी हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है कि कभी कभी हमें क्या होता है अपनी ही टेबल में ज्वाइन कराना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेबल है और एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय मैनेजर भी हो सकता है, राइट। और हमें कुछ ऐसा डेटा लाना है जिसकी वजह से हमें चेक करना है कि हमारे एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट। लेकिन हमारे पास कोई दूसरी टेबल तो है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, हम अपनी ही टेबल को वर्चुअली दो भागों में मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें देखो क्या किया है, टेबल T1 है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ मतलब अपने आप से ही ज्वाइन करना, अपने आप से ही दो टेबलों की तरीके से बात करना। तो ये कंडीशन का तभी आती है जब हम अपने के अंदर ही कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉय का कोई मैनेजर हो और हम चाहते हैं कि इस मैनेजर के अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारा का सारा पता चल जाए। तो ऐसे इस तरीके के ज्वाइंस को हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। सेल्फ ज्वाइन का एग्जांपल देखो ये बता रहा है, अब क्या बता रहा है हम लोग देखते हैं। इसने कहा है कस्टमर नेम ले आओ, जिसको कस्टमर नेम 1 कर दो, और बी से भी कस्टमर नेम ले आओ जिसको कस्टमर नेम 2 कर दो, और ए की सिटी ले आओ। ठीक है, और इन्होंने देखो कस्टमर ए कॉमा कस्टमर बी वेयर कस्टमर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू कस्टमर बी आईडी। ठीक है, एंड ए सिटी इज इक्वल्स टू बी सिटी एंड ऑर्डर बाय ए सिटी। तो इसका सीधा सा मतलब है इसको क्या चाहिए, जो भी डिफरेंट सिटी के लोग हों उसको ग्रुप बाय करके हमको सारे के सारे लोग देखने हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग इसने देखो इसने रिजल्ट में लगा दिया है। 1 मिनट होल्ड करना भाई। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। Yes. What is the budget? Current is 51. Yeah, 51. Okay, thank you. बजट लगता है आपका बन नहीं पाएगा। हाँ यार बजट हाँ ठीक है भाई। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कर लिया। क्या विवेक कुछ देख रहे थे क्या तुम? समझ में नहीं आया ये सेल्फ ज्वाइन क्या है भैया, ये फिर से बता दो जरा। ओके, हम फिर से बता देते हैं, 1 सेकेंड हम बताता हूँ मैं। सेल्फ ज्वाइन एसक्यूएल मैनेजर ज्वाइन। एक मिनट होल्ड करना। ये टेबल देख रहे हो? दिख रही है? दिख रही। ओके, अच्छा भाई दिख रही है तो एक और काम करते हैं, इसकी क्वेरी अगर मिल जाती है तो क्वेरी भी उठा लाता हूं मैं। ठीक, ये लगभग लगभग हो सकता है एग्जैक्टली ट्रू ना हो, बट लगभग लगभग सेम काइंड ऑफ क्वेरी है which is should be there, right? तो पहली बात तो ये दोनों टेबल सेम है। ठीक है, ये एक ही टेबल है जैसे हम बता रहे हैं, ये अलग अलग टेबल नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी
मान लो फॉर एग्जांपल हम सभी लोग काम कर रहे हैं ट्राइलेक्टस में, या अपनी कंपनी में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 तक है। अब जो राम जी है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर है, तो उसका कोई मैनेजर नहीं है, राइट। अब मान लो मैं हूँ, मेरा मैनेजर कौन होगा? राम जी होगा, ठीक है। और मैं किसी का मैनेजर हूँगा, या तो यानी हमारे पास कोई डिफरेंट टेबल नहीं क्रिएट करी गई है, राइट। तो अगर हमें ऐसे में फाइंड आउट करना होगा कि भाई मेरे अंडर कितने लोग या राम जी के अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं, यानी और कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो राम जी को, मेरे को या विवेक को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है? सेल्फ ज्वाइन कराना होता है। तो सेल्फ ज्वाइन कैसे करा सकते हैं? क्योंकि मैनेजर आईडी कुछ नहीं है, मैनेजर आईडी यही आईडी है जो यहाँ पे ये है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल 103 है, तो यानी 104 का जो इसका मैनेजर कौन है? ये है, ठीक है। और ये इसका भी मैनेजर यही है, जो बंदा है इसका भी मैनेजर कौन सा है? यही है। तो इस तरीके के को बोला जाता है सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। जब भी यानी दूसरी टेबल का इस्तेमाल नहीं होता। एक उभयचरी तुम लोगों ने पढ़ा है, कोई जीवाणु जुआ पता है कैसा होता है? हाँ हाँ, तो ये वही टाइप का है ना। से इसमें इसी तरीके से, तो इसमें किस तरीके की क्वेरी लिख दी भैया? सेलेक्ट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये अगर हमें चाहिए मैनेजर आईडी एज मैनेजर नेम। और इसने क्या दिया? वेयर, देखो दो टेबल ले ली अपने आप में ही इसने, E1, ये टेबल एक ही है, देखो EMP ही है, बस उसका एलियास का नाम E1 लिख दिया है और इसके एलियास का नाम E2 लिख दिया है, ठीक है। और इसका हमने कह दिया किसके आधार पे मैच करना चाहिए? वेयर E1 मैनेजर, ये है क्या है? मैनेजर। कौन सा? E1 का मैनेजर और E2 की एम्प्लॉय आईडी मैच कर जाए, तो वो वाली क्वेरी निकाल लो। तो सारे पता चल जाएगा भैया उस एम्प्लॉय आईडी का मैनेजर कौन कौन है या उसके अंडर में कौन कौन से है। तो ये बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हल्की फुल्की। उसको कैसे पता चला कि E1 यूजर है और E2 मैनेजर है? अच्छा, उसको ऐसे पता चला, ऊपर वाली जब तुम टेबल देखोगे ना, ये टेबल देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है? एम्प्लॉय आईडी लेफ्ट साइड पे लिखा है 1 2 3 4 5। 101 का मैनेजर कौन है? अरे 10। ये तो पता नहीं, एलियास कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं उधर? एलियास ये नहीं है, इधर इधर ये एलियास कहाँ पे? इधर नीचे नहीं डिफाइन करो। एलियास लिखने के लिए कुछ नहीं होता, तुम या तो स्पेस दे के, जैसे इसमें देखो कहाँ गया इधर E1 लिखा है ना, E1 लिखा है, EMP स्पेस E1 लिखा है। हाँ। ये जैसे ही स्पेस लिखते हो या फिर एज लिखते हो, वो एलियास बन जाता है, यानी उसका एक टेम्परेरी नाम बन जाता है, ठीक है। EMP E2 लिखा तो यानी इसका ये E2 लिखा, ये कुछ नहीं, दोनों एक ही टेबल है, ठीक है। अब इसने कहा E1 से एम्प्लॉय नंबर ले आओ, एम्प्लॉय आईडी ले आओ और ई नेम ले आओ, ठीक है, सब कुछ। और E2 से एज ए मैनेजर नेम ले आओ, ठीक है। तो यानी वो वी हैव डिफरेंट टेबल कर रही है, लेकिन है वो एक्चुअली में एक ही टेबल। नहीं बल्ले पड़ा? एक ठीक है। डेमो हो जाए भैया तो और अच्छा है। हाँ एक ठीक है, डेमो अगर बन जाए तो और अच्छा है। 1 मिनट होल्ड करो, हम भी ऑनलाइन मदद लेते हैं। तुम लोग को आवाज सुनाई दे रही है क्या लैपटॉप की? नहीं 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 दे रही ना? दे तो बताना, अभी हम कुछ चेंज कर रहे हैं।
ठीक है, शायद ये तुम्हें हमसे अच्छा समझा। क्या आवाज आ रही है? जस्ट टू कंफर्म, आवाज आ रही है क्या? Foundation of a successful career in आ tech. रही है। हमें सेल्फ ज्वाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी टेबल में? ठीक है, वीडियो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा? वीडियो नहीं दिख रहा। आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही उसकी। ओके, अभी दिख रहा है? सो हैं? हाँ, दिख रहा। हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ये एक टेबल है जिसमें कि हम लोगों ने इंप आईडी लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है और मैनेजर आईडी लिखा हुआ है। यानी कि ये एम्प्लॉई है कंपनी के जिनका इनका अपना एम्प्लॉई आईडी है और ये मैनेजर आईडी है और एम्प्लॉई का नाम, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन का यूज़ ज़्यादातर होता है जब हायरार्की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि इस टेबल को पहले समझ लीजिए, इस रिकॉर्ड्स को पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये सब, ये जो जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी अपनी अपनी एम्प्लॉई आईडी, इनमें से कुछ लोग मैनेजर, ठीक है, मैनेजर हैं। तो किसके मैनेजर हैं, किस किस लोगों के मैनेजर है? जैसे कि सोनम, सोनम की आईडी 3 है, तो ये 3 यानी कि सोनम मैनेजर है राहुल की और जय की, यानी कि इन दोनों की मैनेजर है सोनम। ये यहाँ दिखाया गया है मैनेजर आईडी के थ्रू, यानी कि 3 है, यानी कि राहुल और जय की मैनेजर है, जिसकी राहुल और जय की मैनेजर है जिसकी आईडी है 3, ठीक है। तो आईडी यहाँ 3 किसके किसकी? सोनम की है, तो सोनम इन दोनों की मैनेजर है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी बाकी सारी चीज़ें आप लोग डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि सोनम कुणाल के अंडर में काम करते हैं, यानी कि कुणाल की एम्प्लॉय आईडी है 4, जैसे कि हमें यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 लिखा हुआ, यानी कि कुणाल मैनेजर है सोनम का। देन राम मैनेजर है कुणाल का, और रानी मैनेजर है राम और वीरू दोनों की, ठीक है। और रानी का कोई भी मैनेजर नहीं है, हो सकता है रानी खुद बॉस हो, कुछ भी हो सकता है रानी, लेकिन रानी का कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है। सो हमें सेल्फ ज्वाइन की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हम लोग इसी में से इसी से एक डेटा चाहिए हो। किस तरीके का डेटा? देखिए, जैसे कि आपको चाहिए हो इसमें से कि आप बताइए कि कौन से एम्प्लॉई का मैनेजर कौन है। तो यहाँ मैनेजर नेम तो कहीं नहीं है, मैनेजर तो यही लोग हैं, यही एम्प्लॉई हैं और यही मैनेजर। तो इसी एक टेबल से हमें मैनेजर भी निकालना है कि इन एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, और इसी एक टेबल से इन एम्प्लॉय का नाम और इन एम्प्लॉय में से इनमें से किसका मैनेजर है वह भी निकालना है। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम लोग वहाँ सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये सिचुएशन क्रिएट होती है जब हायरार्की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि रानी के अंडर काम कर रहा है राम और वीरू, यानी कि राम और वीरू की मैनेजर है रानी, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसको। कुणाल का मैनेजर है राम, सोनम का मैनेजर है कुणाल, और राहुल और अजय के मैनेजर है सोनम। तो ये हायरार्की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके का जब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो एक अलग से टेबल यहाँ बना सकते हैं। आप एक अलग से टेबल बनाइए, उसमें लिखिए मैनेजर आईडी, ठीक है, मैनेजर आईडी लिखिए और मैनेजर नेम लिखिए। इस तरीके से करके आप एक अलग टेबल बनाकर फिर दोनों टेबल को ज्वाइन करके डाटा निकाल सकते हैं, नेम और मैनेजर नेम, एम्प्लॉई नेम और मैनेजर नेम करके। लेकिन इसे होता ये है कि एक ही तरीके का आपका 2 टेबल क्रिएट होगा, यानी कि यही नाम रहेंगे, यही मैनेजर आईडी रहेगी, और इस तरीके से एक और टेबल आपका बन जाएगा, जो कि नॉर्मलाइजेशन के रूल को वाइड करता है, ठीक है। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो डुप्लीकेसी क्रिएट हो जाएगा, एक डुप्लीकेट टेबल ही आपका बन जाएगा, रिडंडेंसी प्रॉब्लम होगी आपके डेटाबेस में। ओके, सो वैसा करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। ओके, सो क्लियर है कि हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज़ कहाँ करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस टेबल में, इस टेबल को देखिए, इसमें कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, कस्टमर नेम लिखा हुआ है और कस्टमर की सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए मुझे कि राहुल कहाँ से है, यानी कि राहुल की सिटी क्या, तो आप तुरंत मुझे एक स्टेटमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि राहुल इस सिटी से, ठीक है। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप मुझे बताइए कि राहुल जिस सिटी से है, कौन सी सिटी से है मुझे पता नहीं, राहुल जिस सिटी से है उस सिटी से और कौन कौन है, ठीक है। राहुल जिस सिटी से है उस सिटी से और कौन कौन बिलोंग करता है उसका मुझे डेटा बताओ। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, यानी कि इसी में से आपको एक और
डेटा रिट्रीव करना, यानी कि राहुल दिल्ली, पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा राहुल कहाँ से है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि राहुल जिस सिटी से, राहुल किस सिटी से मुझे पता नहीं है, यानी कि सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा राहुल किस सिटी से है, दिल्ली से है। अब दिल्ली से कौन कौन है उसका डेटा आपको पता लगाना है, यानी कि अगर देखा जाए तो डबल क्यूरी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी हम लोग सेल्फ जॉइन का यूज़ करते हैं डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्यों आवश्यकता पड़ती है सेल्फ जॉइन की। ओके, सो इन सिचुएशंस में और भी बहुत सारे सिचुएशंस हैं जो आपको लॉजिकली, जब आपको डेटा दिया जाता है आपकी कंपनी के द्वारा डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तब आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, कब आपको सेल्फ जॉइन लगाना है, कब आपको लेफ्ट जोन लगाना है, कब आपको राइट जोन लगाना है। ओके, सो यहाँ हम लोगों के पास रॉ डाटा नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, बट कंपनी में जिस कंपनी का आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे वहाँ आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से उपलब्ध करा दी जाती हैं, ठीक है। एक और अभी हम लोग तुमको दिखा रहे हैं, अगर ठीक है, इसको भी वीडियो को देख लो, अच्छा वीडियो शायद लग रहा है देखने में, शायद अच्छा समझा दे। Welcome to Gates Measure. The topic is 1.5x में चला रहा हूँ। सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन जो है इन विच द टेबल इज ज्वाइन विद इटसेल्फ, मतलब हम एक टेबल को ज्वाइन करते हैं उसी टेबल से। तो एक्चुअल में कहां पे हमें सेल्फ ज्वाइन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मैंने एक सिनेरियो लिया हुआ है जहां पे मैं स्टडी टेबल के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने जो है पूरा जितना भी हमारे पास ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, चाहे हम गूगल पे कहीं पे सर्च करें या हम यूट्यूब पे भी कहीं पे सर्च करें, मैक्सिमम टाइम जो है आपको एक ही एग्जांपल मिलेगा इसमें कि इंप्लॉई है और वो मैनेजर है। तो इंप्लॉई और मैनेजर आईडी फाइंड करो कि जो इंप्लॉई भी है और उसका मैनेजर फाइंड करो। तो मेरे को वो एग्जांपल जो है, क्योंकि ऑल्दो मैंने भी वही एग्जांपल पढ़ा हुआ है अपने टाइम पे, लेकिन मैं जो एग्जांपल बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल जो है हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उस एग्जांपल में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो मींस कि हम कौन सा टेबल ले रहे हैं और कैसे उसके ऊपर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन जो है वो लगाएंगे। तो जो टेबल है वो है स्टडी। स्टडी टेबल में 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी दैट इज एसआईडी, कोर्स आईडी सीआईडी एंड सिंस। मतलब ये मेरे को दे रहा है इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आईडी की, ये दे रहा है मेरे को कोर्स आईडी की, और ये सिंस। सिंस मींस कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल्ड है या कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को स्टडी कर रहा है और कब से। लेकिन एक्चुअल में ये स्टडी टेबल जो है ये इंफॉर्मेशन कहां से ले रहा है, इसके पास डेटा कहां से आ रहा है। यहां पे एसआईडी जो है वो क्या कर रही है एज ए फॉरेन की, और वो रेफरेंस ले रही है स्टूडेंट टेबल से। मतलब आप एज्यूम कर लो देयर इज अ स्टूडेंट टेबल, वहां पे एक एसआईडी है और ये उसको रेफरेंस दे रही है। और एक और टेबल है कोर्स, उस कोर्स में कोर्स आईडी है और वो इसको रेफरेंस दे रहा है। मतलब ये एक रिलेशनशिप टेबल है, इंटरमीडिएट टेबल, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स को स्टडी कर रहा है और कब से। दिस इज द एक्चुअल व्यू, द सिनेरियो इज दिस कि 3 टेबल्स हैं, लेकिन हम इन टेबल्स की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस टेबल के ऊपर ही हम ज्वाइन लगा रहे हैं और उसी के ऊपर हमने एक क्वेरी लिखी हुई है, उस क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आप इस टेबल पे कंसंट्रेट करो जहां पे स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड सिंस। स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी जो है यहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की है, यहाँ पे हमने कंपोजिट प्राइमरी की ली है। कंपोजिट मतलब ऐसी प्राइमरी की जो 2 एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट जो है स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी कंबाइंडली जो है वो प्राइमरी की को बना रहे हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक क्वेरी से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेरी इज फाइंड द स्टूडेंट आईडी who is enrolled in at least 2 courses। मतलब हमें स्टूडेंट आईडी फाइंड करनी है कि S1, S2, S1 लॉट ऑफ आईडीज आर देयर, और वो कोर्स को कौन कौन से कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन हमें एक्चुअल में इंफॉर्मेशन क्या फाइंड करनी है, उस स्टूडेंट की आईडी जो एनरोल्ड है एटलीस्ट 2 कोर्सेज में। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, कम से कम 2, मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकता है, बट कम से कम 2 कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो मैंने यहाँ पे डेटा इस तरीके से डाला हुआ है कि आपको पता लग जाएगा S1 C1 में एनरोल्ड है, S2 C2 में एनरोल्ड है, S1 C2 में एनरोल्ड है। मतलब S1 स्टूडेंट जो है वो 2 कोर्सेज में एनरोल्ड है। तो यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए, S1। S2 नहीं आना चाहिए बिकॉज S2 सिर्फ C2 के अंदर एनरोल्ड है। हमने ये टेबल का जो है कंटेंट इसी तरीके से लिया है ताकि हम वैल्यू जो है और क्वेश्चन को है इजीली सॉल्व कर सकें। अब हम इस क्वेरी को फ्रेम करेंगे और इस क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे विद सेल्फ ज्वाइन। ऑल्दो इस क्वेरी को हम सब क्वेरी से भी कर सकते हैं, नेस्टेड क्वेरी की हेल्प से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ सेल्फ ज्वाइन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सेल्फ ज्वाइन होता क्या है, एक टेबल को उसी के साथ हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टडी टेबल का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें स्टडी टेबल को खुद के साथ उसके साथ ज्वाइन करना है अगेन। तो उसके लिए हम क्वेरी जो है, अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट, जो सेलेक्ट करना हम बाद में देखेंगे, बिकॉज हमेशा जो क्वेरी है सीक्वल की क्वेरी हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूट फ्रॉम से। तो मुझे सबसे पहले टेबल देखने कि टेबल कौन कौन से मेरे को जरूरत है, कौन कौन से टेबल्स की मेरे को यहाँ पे जरूरत है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जब भी हम किसी भी क्वेरी को सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि मुझे कौन कौन से टेबल चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें तो एक ही टेबल है, आपको वही टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमने स्टडी टेबल को यूज करना है, लेकिन अब इस फ्रॉम स्टडी, अब इसी टेबल को मुझे 2 बार यूज करना है। इसी टेबल को 2 बार कैसे यूज करोगे आप, बिकॉज जब भी ज्वाइन होता है, ज्वाइन हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन।
तो यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बिना तो ज्वाइन हो ही नहीं सकता। तो ये मैंने ऑलरेडी नेचुरल ज्वाइन का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। मैंने इक्वी ज्वाइन का भी वीडियो बनाया, आप उसमें भी चेक कर सकते हो कि जब भी हम ज्वाइन करते हैं सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब दो टेबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ तो एक ही टेबल है और उसी टेबल से मेरे को आउटपुट निकालनी है, तो फिर कैसे होगा? मेरे को स्टडी टेबल को स्टडी टेबल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आप मान के चलो कि ये स्टडी टेबल 2 बार लिखा हुआ है, लेट्स से एक और बार लिखा हुआ है यहाँ पे S1 C1 S2 C2 S1 C2 और 2016 2017 2017। और ये हम कैसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? फ्रॉम स्टडी टेबल और उसका एलाइस बनाएंगे। एलाइस मतलब एक टेम्परेरी नेम जनरेट कर देते हैं। तो कंपाइलर को क्या लगेगा? स्टडी टेबल का नाम क्या कन्वर्ट कर दिया हमने? T1। इट इज नॉट परमानेंट, हम रीनेम नहीं कर रहे, सिर्फ एक एलाइस क्रिएट कर रहे हैं, स्टडी एज T1 कॉमा स्टडी एज T2। तो इसका मतलब क्या बना? इसी स्टडी टेबल का नाम T1 हो गया और इस स्टडी टेबल का नाम T2 हो गया। है वो एक ही टेबल, लेकिन उसकी 2 कॉपी बन गई। मतलब उसकी एक एज इट इज कॉपी बन गई, एक कॉपी का नाम टेम्परेरी T1 रख दिया, एक कॉपी का नाम टेम्परेरी T2 रख दिया, ताकि हम क्वेरी को लिख सके। क्योंकि क्वेरी में ऑब्वियसली ज्वाइन करना है और ज्वाइन हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद ही चलेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मेरे को 2 टेबल चाहिए, लेकिन टेबल का नाम तो एक बार लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो फ्रॉम स्टडी कॉमा स्टडी। अगर आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम स्टडी कॉमा स्टडी, वो एरर देगा कि स्टडी टेबल तो एक ही है। तो इसीलिए हमें एक तरह से कंपाइलर को हम फूल कर रहे हैं। कैसे? उसी को हम T1 और उसी टेबल को T2 2 एलाइस बना दिए। अब बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओ, जब भी हम फ्रॉम के बाद ही लिखते हैं, कॉमा का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन 2 टेबल्स में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब एक ये टेबल और एक ये टेबल आपस में क्रॉस प्रोडक्ट। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा, अगर एक टेबल में m नंबर ऑफ रोज है, दूसरे में n नंबर, तो टोटल विल बी m into n। यानी इसमें 3 है, इसमें 3 है, टोटल विल बी 9। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी? S1 C1, मतलब फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाई विद फर्स्ट S1 C1 S2 C2 S1 C2 और इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। देन सेकंड रो इज S2 C2, ये हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, S2 C2 S1 C2 S2 C2 S2 C2। एंड द थर्ड रो इज S1 C2 और ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगी, S1 C1 S2 C2 S1 C2 S1 C2 S1 C2। Fine. So this is the value from table 1 and this is the value from table 2। करना कुछ भी नहीं है, एक रो को उठाओ, एक रो को यहां से उठाया और उसको तीनों से मल्टीप्लाई, दूसरी रो को उठाया तीनों से मल्टीप्लाई, तीसरी रो को उठाया तीनों से मल्टीप्लाई। मैंने यहाँ पे ईयर्स को या सिंस वाला जो कॉलम था उसको मैंने यहाँ पे नहीं लिया, आप लेना चाहते हो उसको भी एज इट इज लिख सकते हो, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें उसके बारे में पूछा नहीं है, तो इसीलिए मैंने उस चीज को यहाँ पे कॉलम को नहीं लिखा। आप लिखना चाहते हो उसको लिख सकते हो। नाउ ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 रोज आ गई। किसके बाद? स्टडी टेबल को हमने 2 एलाइस बनाए और उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है कि उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन फाइंड करो, स्टूडेंट की एसआईडी फाइंड करो जो 2 कोर्सेज, कम से कम 2 कोर्सेज पढ़ रहा है, एटलीस्ट 2 कोर्सेज। मतलब स्टूडेंट 1 हो, कोर्सेज 2 हो, स्टूडेंट 1 हो, कोर्सेज 2 हो, मतलब स्टूडेंट आईडी सेम होनी चाहिए लेकिन कोर्स आईडी अलग होनी चाहिए, तभी हमें पता लगेगा ना। तो क्वेरी क्या लिखेंगे? इसको पूरा करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम T1 T2 वेयर, ये पूरी एक रो में क्वेरी लिखनी है, पूरी एक रो है, वेयर T1, क्योंकि अब स्टडी T1 बन गया तो हमने T1.SID इज इक्वल टू T2.SID एंड T1.CID, कॉलम के नेम आप एज इट इज ले लो, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। कॉलम के नेम जो है वो एज इट इज ले लो। T1.CID इज नॉट इक्वल टू T2.CID, मतलब दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी तो सेम हो लेकिन कोर्स आईडी अलग अलग हो। दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो अगर दोनों आईडी सेम हो स्टूडेंट, यानी हम सेम स्टूडेंट की बात करें, एक ही बंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्सेज अलग अलग हो, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 वाला कंडीशन जो है वो मेरा फुलफिल हो जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे ये कंडीशन जो है, अब हमें ये दोनों कंडीशन यहाँ पे अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद अप्लाई करनी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन उस क्रॉस प्रोडक्ट के बाद कंडीशन, तो यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशन। तो कंडीशन जो है वो ये वाली। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। T1.SID इज इक्वल टू T2.SID, ट्रू। T1.CID is not equal to T2.CID, false. So true and false will be false. तो यानी ये रो जो है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, ये रो सिलेक्ट नहीं होगी। Then S1 dot this SID is equal to SID, है दोनों इक्वल? नहीं, तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो ऑब्वियसली फॉल्स एंड कुछ भी कर लो आप, आंसर जो है वो फॉल्स ही आएगा, तो इसलिए ये रो भी जो है वो रिजेक्ट। S1 is equal to S1, yes. C1 is not equal to C2, yes. So this row will be selected. देखो S1 और S1 बराबर है, SID और SID बराबर है, और C1 और C2 बराबर नहीं है, और वही हम बात करें CID is not equal to CID. So this row will be selected. Next, SID is equal to SID? No. SID is equal to SID? Yes. But CID is not equal to CID? No. CID is equal to CID, rejected. SID is equal to SID? No. SID is equal to SID? Yes. And course ID is not equal? Yes. Course ID is also not equal, selected. SID is equal to SID? No. SID is equal to SID? Yes. Course ID is not equal? No. Course IDs are equal, so this row will be rejected. तो फाइनल में मेरे पास आउटपुट में क्या आया? सिर्फ ये 2 रो आई, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये रो आई एंड सेकंड इज दिस।
दीज रो विल बी इन द फाइनल आउटपुट। मतलब ये किसकी आउटपुट आई, ये वाली, ये जो है ये वाली और ये वाली किसकी आउटपुट आई, इस पूरे की, फ्रॉम से लेके ये पूरा कंडीशन जो है इसने मेरे को ये 2 रो आउटपुट में देनी है। अब इस रो में से मेरे को क्या आउटपुट में निकालना है, स्टूडेंट। ऑब्वियसली स्टूडेंट 1 ही आना था, बिकॉज स्टूडेंट 1 ही ऐसा है जो 2 कोर्सेज जो है कम से कम पढ़ रहा है। तो एटलीस्ट 2 की कंडीशन यहाँ पे फिल, हाँ एटलीस्ट 3 4 के लिए हम फर्दर कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 के केस में अभी फिलहाल मेरी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। तो फाइनल में हमें क्या निकालना है, SID। फाइनल में हमें SID प्रिंट करानी है, तो मैं SID जो है वो प्रिंट करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप अकेला SID लिखोगे वो एरर देगा कंपाइलर। क्यों? क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि SID तो यहाँ पे 2 होंगी ना, एक T1 के भी अंदर SID है, एक T2 के अंदर भी SID है, तो किस में से निकालनी है SID? तो आप मेंशन कर दो लेट्स से T1.SID, आप T2 भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, T1.SID। सो फाइनल आउटपुट विल बी S1। सो दिस इज हाउ द सेल्फ ज्वाइन एक्चुअली वर्क्स। मतलब एक टेबल को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं और हम लिखते कैसे हैं, एलाइस बना के और फिर कंडीशन लगा के। सो सेल्फ ज्वाइन जो है, तो अब समझ में आया तुम लोग को कुछ, हाँ भैया इसने बढ़िया समझा। हाँ है ना? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? हाँ विवेक समझ में आया? हेलो, आ गया समझ में? ओके चलो भैया, अगला टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। हम लोग ने ये सब कर लिया। अगला हम लोग यूनियन, एक यूनियन ऑपरेटर होता है। अब बाकी कुछ रह नहीं गया है, अगर हम लोग ने ज्वाइन सही से कवर कर लिया है, बाकी सिर्फ कहानी मात्र है, कुछ खास है नहीं। तो यूनियन ऑपरेटर कब इस्तेमाल होता है? यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट को हम लोग को कंबाइन करना होता है या एक रिजल्ट सेट में लाना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। एंड एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन द यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ द कॉलम। जब भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं और 2 कॉलम्स का यूनियन करते हैं, तो उसमें जो सेलेक्ट कॉलम्स हैं वो एक ही सेम नंबर में होने चाहिए। कॉलम मस्ट बी इन द सिमिलर डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। और कॉलम इन द एवरी सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए जब भी हम उनका करते हैं। एक यूनियन ऑपरेटर सेलेक्ट ओनली द डिस्टिंक्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एंड टू अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू यू कैन यूज द यूनियन ऑल। बाय डिफॉल्ट जो यूनियन होता है वो केवल और केवल भिन्न वैल्यूज लेता है, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कंसीडर नहीं करता है। बट अगर तुम्हें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं कि तुम एक्चुअल वाला यूनियन ऑल करना चाहते हो, यानी मींस सब सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना चाहते हो, तो उसके लिए तुम यूनियन ऑल कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे क्या है भाई, सिटी फ्रॉम यूनियन और सिटी फ्रॉम द सप्लायर। और अगर तुम्हें इसको रन करना है तो ये दोनों की ही जो भी यूनिक सिटी होंगी उनको लेके आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग यूनियन ऑल कर देंगे तो इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी आना चालू कर देगा, अभी तक जैसे कुछ भी नहीं आया होगा। तो इसको अगर हमने यूनियन ऑल से रिप्लेस कर दें तो देखो कि कोई डुप्लीकेट आ रहा है क्या। बर्न बेंड, कोई शायद बोस्टन वेस्टर्न, कोई तो डुप्लीकेट निकले, ओनली 1 रिकॉर्ड है। बर्लिन है भैया, बर्लिन हाँ ऊपर ऊपर है क्या कोई डुप्लीकेट? हाँ भैया, कौन सा है ये बर्लिन, गामों के नीचे और नीचे और नीचे ये? और नीचे, हाँ बर्लिन बर्लिन, बर्लिन बर्लिन। हाँ ठीक है। हाँ ये तो डुप्लीकेट है क्योंकि हम लोग ने यूनियन ऑल किया। अगर यूनियन ऑल नहीं होता तो ये डुप्लीकेट नहीं, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स को कंसीडर करता, ठीक है। और कुछ यूनियन ऑल में है नहीं, दैट्स इट, है ना। और ये सिंपल, इसमें वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो जैसे हम लोग ने अभी तक लगाई है। ग्रुप बाय को समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हम ग्रुप बाय का भी एक यूट्यूब तुम लोग को वीडियो दिखाना चाहेंगे। ग्रुप बाय, आई बिलीव कि मुझे लगता है मुझसे अच्छा कोई और पढ़ा लेगा, तो मुझे लगता है ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम जस्ट प्लेइंग दैट पर्टिकुलर वीडियो, छोटा ही से चलाऊंगा क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है।
Hey guys, I have a question for you. How many freelancers are there in India right Hello friends, welcome to Gates Measure. So the next query is, write a query to display all the department names along with the number of employees working in that. मतलब इस टेबल में मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं. मतलब हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलम की. एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट कॉलम में अगर आप ध्यान से देखो तो एचआर मार्केटिंग आईटी. अभी तो मैंने सिर्फ 5 रोज डाली. यहाँ पे ज्यूम कर लो कि इसमें 40,000 50,000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा यहाँ पे पड़ा है. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि देखो एचआर में, इस टेबल के अकॉर्डिंग एचआर में 2 लोग काम कर रहे हैं, राम एंड रवि. मार्केटिंग में भी 2 लोग काम कर रहे हैं, अमृत एंड नितिन. आईटी में 1 है, वरुण. तो यानी मैंने यहाँ पे आउटपुट जो है, आउटपुट में डिस्प्ले ये होना चाहिए. मैंने आउटपुट भी यहाँ पे बना दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में व्हाट वी वांट टू डिस्प्ले. HR 2, मार्केटिंग 2, IT 1. डिपार्टमेंट नेम HR, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2, डिपार्टमेंट नेम मार्केटिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2, डिपार्टमेंट नेम इज IT, नंबर इज व्हाट 1. मतलब आप इस एक्चुअली सिनेरियो को कहां पे यूज कर सकते हो. इसका एक और एग्जांपल भी हो सकता है. अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूं, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSC, IT. अगर मैं एक सिंपल सी क्वेरी पूछूं कि ब्रांच वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं, हर ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं, CSC में कितने, मैकेनिकल में कितने, IT में कितने, इलेक्ट्रिकल में कितने, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने, वही सेम सिनेरियो हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका लॉजिक क्या है. पहला तो अगर आपके माइंड में आए कि वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं. वेयर क्लॉज यहाँ पे यूज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल कंडीशनें चल रही हैं. डिपार्टमेंट की वैल्यू एक नहीं है. हमें सिर्फ ये नहीं फाइंड आउट करना कि HR में क्या करना है या IT में क्या. हमें डिपार्टमेंट वाइज हमें पता ही नहीं कि डिपार्टमेंट में क्या क्या वैल्यूज है. यहाँ पे तो सिर्फ 3 दिख रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं. हो सकता है एक डिपार्टमेंट, एक कंपनी के अंदर 50 डिपार्टमेंट हो, तो आप वेयर क्लॉज को 50 बार नहीं लिख सकते. और वैसे भी वहां पे वेयर लगाने के बाद भी मुझे काउंट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं. तो यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन है SQL का, या हम उसको क्लॉज भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रुप बाय. यहाँ पे यूज होगा ग्रुप बाय. ग्रुप बाय नेम से ही पता लग रहा है कि ग्रुप मींस आई हैव टू सॉल्व बाय द ग्रुप्स. ग्रुप बना देते हैं. मतलब अगर हम डिपार्टमेंट के ग्रुप बना दें, जैसे HR का एक ग्रुप बन जाए, मार्केटिंग का एक बन जाए, IT का एक बन जाए. ऐसे ही अगर मैं वही एग्जांपल की बात करूं तो CSC का एक टेबल बन जाए, एक ग्रुप बन जाए, मैकेनिकल का एक ग्रुप बन जाए. तो हमें यहाँ पे ग्रुप बनाने हैं ताकि मेरे को ग्रुप बनाने के बाद मैं उसमें काउंट कर सकूं कि हर एक ग्रुप में कितने लोग हैं. अगर मैंने HR का ग्रुप, मार्केटिंग का ग्रुप, IT का ग्रुप बना दिया. जैसे ग्रुप बन गए, मतलब आप इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, HR वाले एक तरफ हो गए, मार्केटिंग वाले एक तरफ हो गए, IT वाले एक तरफ हो गए. तो अब इस ग्रुप में से फाइंड आउट कर लेते हैं, ये 2 है, ये भी 2 है और ये 1 है. तो ये चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए मेरे को ग्रुप बाय क्लॉज का हेल्प लेना पड़ेगा. तो ग्रुप बाय क्लॉज हम कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट हम बाद में देखते हैं कि सिलेक्ट क्या करना है. सेलेक्ट फ्रॉम कहां से करना है, एम्प्लॉय टेबल से. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी SQL क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, सबसे पहले हमें सबसे पहले फ्रॉम से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना, बिकॉज सबसे पहले टेबल, फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. मेरे को किस कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाने हैं, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट भी फाउंड आउट करना है ना कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं. अगर मैं स्टूडेंट टेबल वाले अगर एग्जांपल की बात करूं तो ग्रुप बाय ब्रांच या ग्रुप बाय ट्रेड कर सकते हो. सो ग्रुप बाय सेलेक्ट क्या करना है वो भी हम बाद में देखते हैं. फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सिंपल. तो इसने करना क्या है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ने जो मैंने अभी बनाया था, इसने ग्रुप बना देने हैं अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट. तो HR का अपना ग्रुप, HR इकट्ठे आ जाएंगे, मार्केटिंग इकट्ठे आ जाएंगे, IT वाले इकट्ठे. इस तरीके से एक ग्रुप बनाता जाएगा.
अब उस ग्रुप में से मेरे को कुछ फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेलेक्ट के साथ हम क्या लिख सकते हैं। क्या सेलेक्ट के साथ में EID, एम्प्लॉय नेम, सैलरी या डिपार्टमेंट क्या लिख सकता हूँ? तो ये कंडीशन है ग्रुप बाय की। ग्रुप बाय की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो एट्रीब्यूट का नाम, ये एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट कॉलम, जो एट्रीब्यूट का नाम आप ग्रुप बाय के साथ यूज कर रहे हो, सिर्फ वही एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट के साथ लिख सकते हो। एक तो कंडीशन ही है, अभी एक और भी कंडीशन है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है? यू कैन राइट ओनली द डिपार्टमेंट। आप एम्प्लॉय आईडी नहीं यहां पे लिख सकते, ना आप एम्प्लॉय का नेम यहां पे लिख सकते, ना आप यहां पे सैलरी लिख सकते। हाँ, किसी और तरीके से मैं जरूर बताऊंगा लिख सकते। ग्रुप बाय की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो एट्रीब्यूट का नाम, ये एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट कॉलम, जो एट्रीब्यूट का नाम आप ग्रुप बाय के साथ यूज कर रहे हो, सिर्फ वही एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट के साथ लिख सकते हो। एक तो कंडीशन ही है, अभी एक और भी कंडीशन है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है? यू कैन राइट ओनली द डिपार्टमेंट। आप एम्प्लॉय आईडी नहीं यहां पे लिख सकते, ना आप एम्प्लॉय का नेम यहां पे लिख सकते, ना आप यहां पे सैलरी लिख सकते। हाँ, किसी और तरीके से मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर ग्रुप बाय के साथ आपने डिपार्टमेंट लगाया है तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट ही यहां पे लिख सकते हो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मुझे डिपार्टमेंट के अलावा, अदर देन द ग्रुप बाय, ये वाली वैल्यू के अलावा अगर मुझे कोई और एट्रीब्यूट को यूज करना है, देन आई हैव टू यूज द एग्रीगेट फंक्शन। मुझे एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा। तो एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियो में। मैक्स, मिनिमम, सम, एवरेज, काउंट, ये 5 एग्रीगेट फंक्शन है। हाँ, आप उन एग्रीगेट फंक्शंस के साथ कोई ना कोई एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट सिर्फ वही एट्रीब्यूट होगा जो यहां लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? अगर मैं सिर्फ इसकी आउटपुट चेक करूं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, क्या बनाया? सिंपल। इसको डिपार्टमेंट को HR एक तरफ, मार्केटिंग एक तरफ इकट्ठा कर दिया, IT वाला इकट्ठा कर दिया। लेकिन अगर आप इसको ओरेकल में एग्जीक्यूट करो या SQL सर्वर में, हो सकता है मार्केटिंग ऊपर दिख रहा हो, HR नीचे दिखे, IT ऊपर दिखे। हमने ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम तो सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं HR इकट्ठा, मार्केटिंग सब एक तरफ। सिर्फ इतना आउटपुट आ गया, तो मेरा ये काम तो हो गया, HR, मार्केटिंग, IT तो हो गया। लेकिन हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, उसके लिए बस मुझे क्या लगाना है यहाँ पे? काउंट फंक्शन। क्या लगाना है यहाँ पे? कॉमा डाल के काउंट फंक्शन। कैसे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार। सेलेक्ट डिपार्टमेंट तो ऑब्वियसली बिकॉज डिपार्टमेंट यहां है तो मैं डिपार्टमेंट ही यूज कर सकता हूं। उसके अलावा आई कैन यूज ओनली द एग्रीगेट फंक्शन। सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे स्टार मतलब हर एक के अंदर, हर एक इस वैल्यू के अंदर कितने HR हैं, कितने मार्केटिंग है, कितने IT, या आप सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो डिपार्टमेंट, पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? लेट्स से HR। काउंट डिपार्टमेंट, काउंट उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने काउंट है, कितना काउंट है? 2। नेक्स्ट डिपार्टमेंट मार्केटिंग। ऑर्डर पे मत जाना कि ऑर्डर पहले मार्केटिंग आएगा HR, वो डिपेंड करता है कंपाइलर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। बट ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा ग्रुप बाय क्या होता है। मैं वापस इस स्क्रीन पे आता हूँ क्योंकि दैट्स ओनली पर्पस। ग्रुप बाय मतलब कि समाहित करने के लिए, यानी किसी एक स्पेसिफिकली ग्रुप को मैनेज करने के लिए कि भाई इस सिटी में कितने लोग हैं, या फिर कानपुर से कितने लोग हैं, या इंडिया से कितने लोग हैं। यानी जब भी हम किसी फील्ड के आधार पे किसी चीज को ग्रुप करते हैं, उस पर्टिकुलर केस पे हम लोग ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से एक बात सीखने वाली थी कि सेलेक्ट में हम लोग केवल उसी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम जिसके आधार पे हमने ग्रुप बाय किया होता है। सेकेंडली, ओके, एंड
जब भी हम लोग उन ग्रुप पे, जो भाई हमारे पास ग्रुप पे डेटा तो आ गया, तो उनमें हम लोग एग्रीगेट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम काउंट करना चाहते हैं, उसमें हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर कौन किस क्या है, जैसे मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, उन सब का सम क्या है, उन सब का एवरेज क्या है। तो इस तरीके के जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जैसे इसमें इसने ये कंट्री बोल रहा है कि इस जगह कंट्री में कितनी कस्टमर आईडी है, तो सीधे बता रहा है कि अर्जेंटीना से 3 है, ऑस्ट्रिया से 2 है, बेल्जियम से 3 है। तो इस तरीके से जब भी हमारा कभी क्लॉज होता है तो हम लोग ग्रुप बाई का इस्तेमाल करते हैं। जब भी अब हम लोग के एक और क्लॉज होता है अगला, हैविंग। तो having was added in the SQL because where cannot be used at the aggregate function। जब भी हमें कभी aggregate functions के साथ conditions कोई लगानी होती है तो उसमें हम लोग where का इस्तेमाल नहीं कर सकते, restricted है। तो इसलिए हम लोग उस जगह हम लोग where की जगह having का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे भाई कि इसने कह दिया भाई कि सेलेक्ट काउंट ऑफ द आईडी फ्रॉम द कंट्री एंड कस्टमर्स वेयर कंट्री, ग्रुप बाय कंट्री, हमने ग्रुप बाय कंट्री कर दिया और हमने कस्टमर आईडी के काउंट से ज्यादा। अब लेकिन ये तो हमें बता दिया कि जिस भी कंट्री में 5 से ज्यादा कस्टमर है केवल उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग वेयर क्लास का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कंट्री को ग्रुप बाय किया हुआ है। कंट्री को ग्रुप बाय किया है तो उसके आधार पे हम लोग कस्टमर का काउंट निकाल सकते हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री में हर कंट्री में कम से कम 5 से ज्यादा कस्टमर है। ठीक है, तो इस हैविंग क्लॉज में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वैसे कुछ कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी 1 मिनट बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है फिर से। यस नो कुछ भी नहीं है तो जल्दी से आगे बढ़े। ओके, अब इसके बाकी सब कुछ रह नहीं गया है। जैसे एग्जिस्ट ऑपरेटर, अब छोटे छोटे ऑपरेटर हैं, मोस्टली एसक्यूएल्स खत्म हो गई है। अगले हम लोग सैटरडे को जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी हम लोग ने हाईएस्ट सैलरी, मिनिमम सैलरी, ग्रुप बाय, हैविंग, तो उस केस बाय, ये सब चीजें इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे SQL एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिकॉर्ड इन द सब क्वेरी। बस ये चेक करता है कि भैया कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट, तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ट्रू आए, नहीं तो नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल इधर का देखो इसने किया गया है, सेलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम द सप्लायर एग्जिस्ट। ठीक है, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम from the products where product supplier ID and price ID is equals to less than। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो सप्लायर से सप्लायर का नाम निकाल लो बस। ठीक है, दैट्स ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जिस्ट ओवर हियर। ठीक है, and the following statement written true if the products are equal to 22। so based on that इसकी वैल्यू निकाल ली जाती है और कुछ भी नहीं है। एनी एंड एनी ऑल, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं। एनी एंड एनी ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म द कंपैरिजन बिटवीन सिंगल कॉलम वैल्यू एंड द रेंज ऑफ अदर वैल्यूज। ठीक है, any operator returns a value as a result and return true if any of the sub query values meet the condition। and अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मिल जाती है तो उसके लिए, या फिर ऑल के लिए, मतलब सारी सारी कंडीशन मैच करनी चाहिए। द ऑपरेटर मस्ट बी एन स्टैंडर्ड कंपैरिजन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स द बूलियन एज ए रिजल्ट and return the true if the all of the subquery values meet the condition and used with the select where and having a statement। तो इसके चलो नीचे जा देते हैं और हम लोग एग्जांपल अगर इसमें दिया है तो ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी कंडीशन अगर मैच कर जाती है तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा हमारा सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट आईडी एनी, कोई भी प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर, ये जो हमारी पे प्रोडक्ट आईडी है इस टेबल के अंदर और इसके अंदर रिकॉर्ड आता है
इसमें से कोई भी एक रिकॉर्ड इसमें मैच कर जाएगा तो उसके लिए अगेंस्ट हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग के पास एनी ऑल का भी एग्जांपल है। सेलेक्ट ऑल प्रोडक्ट नेम, तो इसमें तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। ऑल का इस्तेमाल का ये कोई जरूरी नहीं है, इसको भी हटा देंगे तो भी सेम ही रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, उसमें कोई आई डोंट नो क्यों इस्तेमाल ही कर रहे हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज है नहीं। एंड सेलेक्ट इनटू का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कभी हमें डेटा कॉपी करना होता है फ्रॉम एक टेबल से दूसरी टेबल के में करना होता है। अगर हमारे पास कोई एक ओल्ड टेबल है, वहां से हमें दूसरी टेबल में डेटा डालना है, तो उसमें हम लोग सेलेक्ट इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल और फ्रॉम द ओल्ड टेबल एंड कंडीशन के बेस पे जिस पे हम लोग को डेटा डालना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सेलेक्ट स्टार इनटू द बैकअप जो हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर, तो इस टेबल से उस टेबल में डेटा चला जाएगा बाय यूजिंग। अभी कभी कभी हम लोग बैकअप बनाते हैं, बैकअप टेबल क्रिएट करते हैं, तो उसलिए इसका इस्तेमाल होता है नॉर्मली। The select into can be used to create a new or empty table using the schema of the another where just class causes the query to return the new data। अगर हम कोई डेटा नहीं चाहते हैं, and insert into copy the data from the one table to another, that is also the could be used। and इंसर्ट इनटू एक डेटा से मतलब ये इंसर्ट कर देता है एक फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल, और उसमें कॉलम वॉलम नेम निकालने होते हैं, सेलेक्ट कर दो तो वो सब डेटा डूटा चला जाता है। एक और हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे, केस एसक्यूएल केस स्टेटमेंट्स। अगर हमको सेम बंदे का वीडियो मिल जाता है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। कई बार हम लोग को केस के बेसिस पे हम लोग को क्वेरीज लिखने होती हैं, तो अगर वो ऐसा कुछ मिल जाता है तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट एज वेल। दैट लुक्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। GoDaddy की मदद से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाएं। सबसे पहले सही डोमेन चुनें। हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे सीक्वल केस स्टेटमेंट। सीक्वल केस स्टेटमेंट ये आपका इफ एल्स की तरह होता है, जैसे कि आपने किसी भी लैंग्वेज में किया होगा, तो जो आपका जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी तरह से आपका केस स्टेटमेंट सीक्वल में होता है। इसमें भी आप कंडीशन डिफाइन करेंगे और कंडीशन आपका इवैल्यूएट होगा और आपका ट्रू और फॉल्स के केस पर आपका वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब डिफरेंस क्या होता है इफ एल्स में और केस स्टेटमेंट सीक्वल में? हम केस स्टेटमेंट को आपका इंसर्ट में, सेलेक्ट में, अपडेट में, डिलीट में, वेयर में, ऑर्डर बाय में यूज़ कर सकते हैं, जबकि इफ एल्स में ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा जो आपका मेजर डिफरेंस होता है, केस के साथ में आप मल्टीपल कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं यहाँ पर केस एक्सप्रेशन, देन पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। और अब देखते हैं केस स्टेटमेंट को सीक्वल सर्वर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट 2। हम इसको डेटा चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, सिटी है और मार्क्स हैं इंग्लिश, मैथ, साइंस और इसका जेंडर है मेल फीमेल। अब सपोज मुझे यहाँ पर मार्क्स के टोटल के बेस पर स्टूडेंट को उनका ग्रेड असाइन करना है, यानी कि आपका हर स्टूडेंट का ग्रेड आपका वेरी करेगा उसके टोटल के ऊपर, यानी कंडीशन लगेगी। हम कंडीशन में क्या क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, अगर किसी का टोटल आपका ग्रेटर देन 150 है तो ग्रेड ए, और आपका 100 से लेकर 150 है तो ग्रेड बी। इस तरह से हम क्राइटेरिया बनाएंगे और उसके लिए हम या तो इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर केस स्टेटमेंट। लेकिन इफ एल्स को हम सेलेक्ट में यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम का नाम, जैसे कि सपोज मैंने कहा स्टूडेंट ग्रेड और इक्वल टू, देन केस स्टेटमेंट। केस में आपका फिर उसके बाद आपकी कंडीशन कैसे स्टार्ट होगी आपका वैन से, वैन। और हम किसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल ऑफ
टोटल मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा इंग्लिश प्लस मैथ प्लस देन साइंस, ये टोटल हो गया। और हमने कहा ग्रेटर देन 150, तो ये कंडीशन बन गई हमारी। कंडीशन बन गई यानी कि अगर आपका तीनों सब्जेक्ट का टोटल आपका 150 से ज़्यादा है तो हम लिखते हैं यहाँ पर देन से ग्रेड ए, यानी कि आपका जो ए रिटर्न होगा अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है, और ए असाइन हो जाएगा इस कॉलम के अंदर। ये आपका एक नया कॉलम जनरेट होगा केवल डिस्प्ले के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड कंडीशन दे सकते हैं व्हेन, अब क्या करेंगे यहाँ पर 100 एंड एक और लॉजिकल कंडीशन लेस देन इक्वल टू 150, तो हमारा ग्रेड हो गया देन बी। और अगर हमारा ये कंडीशन आपकी अगर फॉल्स है तो वो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स है 100, देन एल्स के केस में यानी कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो एल्स में चलेगा, एल्स में जो फेल। और जब आपने केस स्टार्ट किया है तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है, उसके लिए होता है आपका एंड। तो चलिए अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेट में एक और नया कॉलम आपका क्रिएट हो गया जिसका नाम था स्टूडेंट ग्रेड, वो यहाँ पर ग्रेड हो गया। अब ग्रेड के अंदर हमारे पास ग्रेड असाइन हो गया, लेकिन ये प्रोसेस कैसे हुआ, सेलेक्ट स्टेट में क्या करता है, आप जिस टेबल से डेटा को फैच कर रहे हैं वो आपका हर रो को फैच करता है, और सेलेक्ट स्टेटमेंट आपका हर रो को प्रोसेस कर रहा है। यानी कि जब फर्स्ट रो आएगी यानी कि जोन के लिए तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल निकालेगा, चेक करेगा क्या आपका 150 से ज़्यादा है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो ए असाइन हो गया, ये कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा कि टोटल आपका ग्रेटर देन आपका 100 है और ये आपका लेस देन 150 है तो आपका बी, और अगर ये भी फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन, और अगर आपकी तीनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल सी केस में फेल हो जाएगा। तो ये हर एक रो के लिए ऐसा हो रहा है, यानी कि हर एक रो के लिए इंग्लिश मैथ साइंस का टोटल करके आपका कंडीशन के बेस पर आपका ग्रेड असाइन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपका सी है, फेल है, बी है, बी है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर केस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। और अब देखते हैं केस स्टेटमेंट अपडेट स्टेटमेंट के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेबल चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नया कॉलम ऐड किया हुआ है जिसका नाम है ग्रेड, और इसमें सारी वैल्यू आपकी नल है। तो मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया सेम है, यानी कि हर स्टूडेंट के टोटल के बेस पर मुझे एक ग्रेड असाइन करना है और टेबल के कॉलम को अपडेट करना है। इससे पहले जो हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट किया था उसमें केवल डिस्प्ले के लिए किया था। अब हम क्या करेंगे, अपडेट स्टूडेंट टू देन सेट कॉलम का नाम और कंडीशन हमारी सेम रहेगी, यानी कि इसके आगे आप टाइप कर दीजिए यहाँ पर। तो आप देखिए आपका अपडेट टेबल का नाम और कॉलम का नाम ग्रेड, यानी कि जिसमें नल वैल्यू है, और उसके बाद कंडीशन में इनके साथ में। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब फिर से टेबल को चेक करते हैं तो आप देखेंगे अब कॉलम के अंदर आपका वो वैल्यू अपडेट हो गई है, यानी ग्रेड सी, फेल, बी। तो इस तरह से हम सो तुम लोगों को आई बिलीव केस वाला भी चीज समझ में आ गया होगा। एंड फर्दर जो भी चीजें हैं अभी फिर भी काफी चीजें बाकी रह गई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कल टाइम मिलेगा या फिर नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग ये एसक्यूएल वाला पोर्शन, ज्यादा बचा नहीं है, मेजरली नॉन फंक्शन वगैरह हैं या मिस खाली इंफॉर्मेटिव चीजें बची हैं, बाकी ऐसा क्वेरी के रेस में कुछ भी बचा नहीं है, तो हम लोग वो कवर करेंगे। और कुछ एडिशनल क्वेरीज होंगी तो उनको हम लोग टैकल करेंगे। अगर कोई इस जितना भी हम लोग ने पढ़ाया है, किसी को अगर कोई इसमें कोई क्वेश्चन है या डिस्कशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम आज का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे और लगभग आधे या 1 घंटे बाद विवेक स्प्रिंग बूट वाला सेशन लेगा और मैं भी उसमें इंक्लूड रहूंगा टू एक्सप्लेन फर्दर थिंग्स। है किसी को कोई सवाल? यस, है ना? चलो सब लोग ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।